साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक मई को बुद्ध पूर्णिमा है तथा कामगार दिन भी है, मजदूर दिन भी है। और 1 मई को गया जिले में, गया शहर में एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। गांधी मैदान में दोपहर में 2 बजे से शाम 7 बजे के दरमियान ये विशाल महारैली संपन्न होने वाली है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति एवं अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में संविधान सुरक्षा महारैली का आयोजन किया गया है, जिसके उद्घाटक है हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति। प्रमुख मार्गदर्शक है अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतीश कुमार दास जी। विशेष अतिथि के तौर पर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट महमूद प्राचा भी उपस्थित रहने वाले हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी भी अतिथि के तौर पर हैं। पूर्व आईपीएस माननीय अमिताभ दास जी है, जो इन दिनों सोशल मीडिया में लोग उनको देखते हैं कितने बेबाक ढंग से वो बात रखते हैं। साथ ही साथ यशपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय रिपब्लिकन काउंसिल, ये भी उपस्थित रहने वाले हैं। कई गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि भी इस विशाल महारैली में उपस्थित रहने वाले हैं और अध्यक्षता डॉक्टर विलास खरात इनकी रहेगी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ये अनागारिक धर्मपाल जी के द्वारा शुरू किया गया एक बड़ी मुहिम है, एक बड़ा आंदोलन है। गांधी जी जब गया आए थे, 1922 की बात है, तब बुद्धिस्ट लोगों ने, बुद्धिस्ट मंक्स ने खास करके अलग अलग देशों के जो बौद्ध भिक्षु थे, सम्मानीय बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने गांधी जी को एक लिखित में मेमोरेंडम दिया कांग्रेस के अधिवेशन में। तब गांधी जी ने ये कहा था, ये वादा किया था कि भारत को आजादी मिलते ही हम पहले नंबर पर बोध गया को मुक्त करेंगे। भारत को आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को।
तो इन लोगों ने वादा किया था कि हम पहले नंबर पर बोध गया को मुक्त करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशों का राज हम लोगों के ऊपर है। ब्रिटिश जाते ही हम बौद्धों के हवाले बोध गया दे देंगे। हुआ उल्टा, बीटी एक्ट बनाया गया 1949 को। और उसमें ये खबरदारी ली गई कि महंत का बोध गया पर कब्जा कैसे रहे। जो बीटी एक्ट है, ये कितना खतरनाक एक्ट है कि महंत ब्राह्मण को उस जगह का मालिक घोषित कर दिया। जो बुद्ध धर्म के विरोधी लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए आदि शंकराचार्य का मेजर हाथ रहा है, उस शैववादी ब्राह्मण शंकराचार्य के जो चेले थे, उनके कब्जे में बोध गया को दिया गया। और ये सारा प्लानिंग करके किया गया। अब इसके विरोध में हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया था, कुछ लोगों ने इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का प्रयास किया, आपसी मिली भगत से इस आंदोलन को दबाने की योजना बनाई, मगर यह आंदोलन आज भी जारी है। बोध गया मुक्ति आंदोलन ये वैश्विक आंदोलन है, केवल भारत का आंदोलन नहीं है, ये वैश्विक आंदोलन है। और भारत में जब ये आंदोलन चलेगा तो दुनिया के लोगों तक ये संदेश पहुंचने की जरूरत है, भारत को दोबारा आजाद करने के लिए बोध गया कारगर साबित होगा। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिटिश लोगों का बौद्ध राष्ट्र पर भी कब्जा था। ब्रिटिश लोग पूरे दुनिया में फैल चुके थे। तो बड़े चालाकी से गांधी जी ने ये कहा कि हम आजाद होते ही बोध गया को मुक्त करेंगे। तो ब्रिटिशों पर बौद्ध राष्ट्र के बौद्धों ने भी दबाव डाला, मगर जैसे ही आजादी मिली, ब्राह्मणों ने बोध गया को ब्राह्मणों के हवाले कर दिया। अब दुनिया के बौद्धों को ये संदेश देना जरूरी है कि इस स्थान को, इस विश्व धरोहर को आजाद करना है। और जिन ब्राह्मणों ने ये वचन दिया था कि हम भारत को आजाद होते ही बोध गया को बौद्धों के हवाले करेंगे, तो वो ब्राह्मण अब बोध गया को निगलना चाहते, उस पर नाजायज कब्जा करके। इन दिनों मैंने इस आंदोलन को खुराक देने के लिए, इस आंदोलन को और तेज गति करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग किताबें प्रसिद्ध की है। एक सर मेजर जनरल कनिंघम की ये रिपोर्ट है, महाबोधि महाविहार का उन्होंने एक्सिबिशन किया। 1895 में जो अनागरिक धर्मपाल बनाम जयपाल गिर महंत के खिलाफ जो बड़ी केस चली, उस फैसले को भी हमने हिंदी में
अनुवादित करके प्रसिद्ध किया। केवल हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई की सामग्री भी पैदा कर रहे हैं। मेरे ऊपर बिहार गवर्नमेंट ने एक फर्जी एफआईआर भी दर्ज कराया था ताकि इस आंदोलन को मैं न चलाऊं। हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एफआईआर बहुत छोटी चीज है। बोध गया मुक्त करने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। हम बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी है जो तमाम देश भर के साथियों को मुझे जानकारी देना चाहिए। हम लगातार फील्ड में हैं और अब मुझे थोड़ा समय मिला तो मैंने सोचा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूं ताकि फिर हम हमारे काम में व्यस्त हो जाएं। इस महीने के 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इंटरवेंशन याचिका दायर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों सबूत हम लोगों ने प्रस्तुत किए हैं। बनते ज्ञान ज्योति जी, बनते ज्ञान ज्योति महाथेरो, अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार दास जी और मैं और हमारे अन्य बोरवा एक साथी है और अन्य साथियों ने मिलकर एक याचिका दायर की इंटरवेंशन, जिसकी तारीख 28 अप्रैल है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक से केस चलाकर फैसला दे। अगर डिले करती है सुप्रीम कोर्ट तो फिर भारतीय जनता को संदेश मिल जाएगा कि न्यायपालिका किसके दबाव में है। खैर 28 अप्रैल को वह सुनवाई होने वाली है, जिसकी लड़ाई हमारे एक्सपर्ट वकील और हमारे साथीगण लड़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में मैंने जो फैसला प्रसिद्ध किया था महाबोधि महाविहार का, जो ऐतिहासिक फैसला है 1895 का, उसके अंदर जयपाल गिर, महेंद्र गिर और बिमल देव गिर, इन्हें इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 295 के अंतर्गत कोर्ट ने दोषी करार किया था और उनमें से हर एक को 1 महीने की सजा और 100 रुपये जुर्माना दिया था और जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा घोषित की थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दूसरों के जगह पर कब्जा करने वाले ब्राह्मणों को, इन ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ाया जाए तो भी कम है, देह दंड दिया जाए तो भी कम है, मगर वो ब्राह्मण सन्यासी होने के नाते उन्हें हम ये कम सजा सुना रहे हैं।
1895 में जो लोग दोषी करार हो चुके हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े कर चुके हैं अभी। बल्कि ब्राह्मणों में इतनी ईमानदारी नहीं है कि वो जाहिर घोषित कर देते कि यह स्थान हमारा नहीं है। और इसके पहले कोर्ट का 1895 में फैसला आ चुका है और हमारे पूर्व के महंत ब्राह्मण दोषी करार हो चुके थे, ऐसा फैसला आ चुका है। बिहार सरकार इसके लिए ज्यादा दोषी है। बिहार गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया और वर्तमान महंत ब्राह्मण उसकी वकालत कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। जब ये एक्ट बनाया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन महंत ब्राह्मण को नहीं मिले, बल्कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वह उन ब्राह्मणों को मिले। गुप्त मीटिंग हुई और उनको राजी कर लिया गया या उनकी शर्त के आधार पर ही बीटी एक्ट बनाया जाएगा, ये उन्हें आश्वस्त किया गया। उसके आधार पर ही महंत ब्राह्मण राजी हो गए और वो बीटी एक्ट बन गया। बीटी एक्ट ये संविधान विरोधी कानून है और वैश्विक बौद्धों के खिलाफ किया गया भारत के ब्राह्मणों का षड्यंत्र का दस्तावेज है। इसलिए बीटी एक्ट रद्द होना जरूरी है। जो बुद्ध विरोधी ब्राह्मण हैं उनका बोध गया पर कब्जा क्यों आग्रह कर रहे हो? क्योंकि बोध गया के नाम से जो अंतरराष्ट्रीय जो अनगिनत संपत्ति आती है, अनगिनत जो चंदा आता है, धन आता है, उस धन का मिसयूज किया जाता है। बीटीएमसी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। और इसके कई सारे सबूत सामने आए हैं। तो इस आधार पर बीटीएमसी जो बनी हुई है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, इन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय फंड का मिसयूज किया है। बिहार राज्य को जो अंतरराष्ट्रीय निधि आता है उसमें सबसे ज्यादा निधि बोध गया से आता है। बोध गया के इर्द गिर्द मंदिरों का निर्माण हो रहा है और बीटीएमसी के सहयोग से हो रहा है। जो जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है वो जगन्नाथ टेम्पल मूलतः बौद्ध स्थान है और ब्राह्मणों ने अभी उसके कई सारे फ्लोर बना दिए और वहां से शोरगुल होता है, यज्ञ करते हैं ब्राह्मण लोग वहां आकर, और वो जो ज्ञान स्थली है उसका शांतिपूर्ण माहौल खराब करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उस जगन्नाथ टेम्पल में जाने के लिए रास्ता और बोध गया के मंदिर में जाने के लिए रास्ता एक ही है।
तो बीटीएमसी क्या कर रही है? बीटीएमसी विवाद पैदा कर रही है। बीटीएमसी ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम कर रही है। हाल ही के दिनों में मैंने महाबोधि सोसाइटी के एक सम्मानीय सेक्रेटरी अनागरिक धर्मपाल जी के बाद जो सेक्रेटरी बने थे वली सिन्हा, उनकी एक किताब पढ़ी, बुद्धिस्ट श्राइन इन इंडिया। बुद्धिस्ट श्राइन इन इंडिया एक किताब पढ़ी और उसके अंदर एक चैप्टर है महाबोधि महाविहार। उस चैप्टर में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के सामने एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है छोटा सा, वहां पर इसके पूर्व के जो महंत है उनकी मृत्यु होने के बाद उनको महाबोधि टेम्पल के एंट्रेंस में ही दफन किया और बाद में उसके ऊपर बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया। आज भी आप जाओगे तो लेफ्ट साइड से एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है 5 पांडव, चेतन गिर, महंत गिर। तो वहां उनको गाड़ा गया है। एक दिन एक महंत को जो भिक्षु के बीच में बैठा हुआ था और फॉरेनर लोगों से वो भी दान ले रहा था। कुछ साल पहले मैं वहां गया था तो उस महंत को मैंने दान डाला। उसको लगा ये आदमी हमारा है। तो मैंने महंत को पूछा कि आप इन बौद्ध भिक्षुओं में क्यों बैठते हो? तो उस ब्राह्मण ने मुझे ये बताया कि आपको मैं बताता हूं, खुशी से उसने बताया कि यहां लोग जब आते हैं तो मुख्य मंदिर के सामने ही जमीन पर लेट जाते हैं और बुद्ध को वंदन करते हैं। दरअसल जहां वो लेट जाते हैं उसके नीचे हमारे महंत की डेड बॉडी है। तो हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारे पूर्वजों को नमन कर रहे हैं। तो मुझे वली सिन्हा जी के बुद्धिस्ट श्राइन इन इंडिया इस किताब को पढ़कर खुशी हुई कि श्रीलंका के एक संस्था ने इस मामले को दर्ज किया और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने का प्रयास किया है। महंत की कोठी लीजिए। दरअसल महंत की कोठी यह सम्राट अशोक की कोठी है, सम्राट अशोक का महल है। और कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्रांसिस बुकानन जब 1811-12 में फ्रांसिस बुकानन जब 1811-12 में इंडिया में खास करके मगध में आए थे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि गोसावी यानी महंत ब्राह्मण जो उत्तर में उसकी जो कोठी है और उसकी जो इमारत है वह दरअसल सम्राट अशोक का राजमहल था। उसकी लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में 1300 फीट है और उत्तर दक्षिण में चौड़ाई 1000 फीट है। यह बड़ा किला जैसा था और उसके अंदर बड़े छोटे
अंदर छोटे छोटे कमरे थे। उस राजमहल के दक्षिण में बुद्ध गया विहार के बीच रोड से गुजरता था। उस रोड को आवा का राजदूत ने महाभूत रोड कहा था। और इस रोड पर अनेक महल थे जो अभी भी मिट्टी के ढेर बन चुके हैं। और उसके उत्तर पूर्व कोण में एक बड़ा छत था जिसके ऊपर अभी भी 2 मंदिर बनाए गए हैं। यानी जो आज का जो महंत है महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी में जो बैठा हुआ महंत ब्राह्मण है, और उसकी जो कोठी है वो मूलतः सम्राट अशोक का राजमहल है बोध गया में। बिहार में मौर्यों की, शाक्यों की, सैनियों की, कुशवाहों की बहुत बड़ी तादाद है। और बिहार में सम्राट अशोक की जयंती भी शाक्य, कुशवाहा, मौर्य सैनी मनाते हैं, बड़े पैमाने पर मनाते हैं। लेकिन उन्हें भी जानकारी नहीं है कि महंत की कोठी सम्राट अशोक के राजमहल पर खड़ी की गई है। जो दोषी आदमी है, जो अपराधी आदमी है, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनका बोध गया पर कब्जा है। नब्बे के दशक में 1890 में सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा महाबोधि महाविहार का उत्खनन किया गया था। उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि जो वर्तमान महाबोधि महाविहार का जो मंदिर है उसके अंदर जो मूर्ति है वह मूर्ति बेगलर के द्वारा स्थापित की गई थी। बेगलर एक आर्कोलॉजिस्ट है। जब उनको कोलकाता सरकार के द्वारा रिनोवेशन की जब उनकी जिम्मेदारी लगाई थी तो उन्होंने वो मूर्ति वहां पर रखी थी। लेकिन व्यन संघ ने 7वीं शताब्दी में जो मूर्ति देखी थी वह मूर्ति की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई वर्तमान मूर्ति की जैसी नहीं है। उन्होंने कहा है व्यन संघ ने जो बोध गया में बुद्ध की बड़ी विशालकाय मूर्ति देखी थी उसकी ऊंचाई 6 फीट 2 इंच थी और उसकी चौड़ाई 8 फीट 8 इंच थी। वो मूर्ति कहाँ है जो व्यन संघ ने देखा है? तो कनिंघम का कहना है कि जो व्यन संघ ने जो मूर्ति देखी है वो मूर्ति महंत के कोठी में दीवार में दबा के रखी हुई है। बोध गया का मामला बहुत जल्दी से छूट सकता है, बहुत आसानी से छूट सकता है। महंत को उस कोठी से भगा देना चाहिए। जो महंत ब्राह्मण है उसको वहां से भगा देना चाहिए। गुंडागर्दी की हद इस हद तक हुई कि पिछले वर्ष इंद्रेश कुमार को महंत ने अपने समर्थन में खड़ा किया। यहां का कलेक्टर, यहां का एसपी,
यहाँ का पुलिस प्रशासन सारा का सारा आरएसएस बीजेपी के फेवर में कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। तो महंत ब्राह्मण जो बौद्ध धर्म का विरोधी है, उसके कब्जे में बुद्ध विहार है। कनिंघम ने अपने रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है उस रिपोर्ट में, अंतिम में उन्होंने ये बात कही है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस काल से ब्राह्मणों ने पवित्र बोधि वृक्ष तथा महाबोधि विहार पर कब्जा प्राप्त किया था, किंतु उस वक्त भी नेपाल तथा बर्मा के बौद्ध पर्यटक ने इस स्थान को हमेशा की तरह भेंट देने तथा पूजा करने के लिए आना जारी रखा था। अब फिलहाल महाबोधि में ब्राह्मणों का एक बड़ा मठ है, जिसमें एक महंत तथा 200 के ऊपर उनके अनुयायी रहते हैं। इस मठ की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर हुई थी। पिछले सदी के शुरुआत में एक बैरागी ने जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष तले अपना निवास बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शेर ने उसे मार डाला। तब से उसके शिष्यों ने उसकी गद्दी पर कब्जा प्राप्त किया। बैरागी का शिष्य उत्तराधिकारी बनकर बहुत धनवान होने तक अन्य बहुत से लोगों ने यहां आकर वहां की जायदाद पर कब्जा कर लिया। उसका फिलहाल के विस्तृत निवास स्थान की दीवार में कई निर्माण कार्य तथा शिल्प की मूल्यवान धरोहर दफन की गई है, जो कि प्राचीन काल की महत्वपूर्ण विरासत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि सूखे हुए तेल से लिखित चूने की दीवार में एक चीनी तराशा हुआ लेख मुझे प्राप्त हुआ, और इसी तरह बर्मी लेख 50 सालों पहले मुझे प्राप्त हुआ था। दिसंबर 1861 में पहली बार मैंने यहाँ भेंट किया था, और दरवाजे के एक जोड़ में जमीन के नीचे सुराख में दफन किया हुआ एक संस्कृत लेख मुझे मिला है। महंत के निवास स्थान के भीतर तथा बाहर कई उम्दा मूर्तियां हैं, किंतु वह सब हम देख सकते हैं। महंत की दीवार में भविष्य में कई खोज हो सकती है। तो जो महंत ब्राह्मण है, उसके ऊपर मेहरबान क्यों है बिहार सरकार? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेहरबान क्यों है? इसमें जितना दोषी बिहार सरकार है, उससे ज्यादा दोषी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। कनिंघम महोदय कहते हैं कि जब मैं 1861 में महंत की कोठी में गया तो मुझे वहां कई सारे शिलालेख मिले। और ये जो ब्राह्मण लोग हैं, महंत ब्राह्मण, ये लोग सम्राट अशोक के अभिलेख के टुकड़ों पर, अभिलेख के हिस्सों पर, पत्थर पर सब्जी काटने का काम कर रहे थे। बोध गया के सामने एंट्रेंस में ही
एक विशाल का स्तंभ खड़ा किया था अशोक राजा ने, जिसके ऊपर हाथी का चिन्ह था। हाथी बुद्ध का प्रतीक है, मगर अभी वो वहां नहीं है। कहाँ है? वो महंत की कोठी में हो सकता है। बुद्ध की विशालकाय मूर्ति कहाँ है? वो महंत की कोठी में। 1980 के दरमियान नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े विद्वान लेखक है, बड़े विश्वविख्यात इतिहासकार है, डीसी आहिर उनका नाम है। डीसी आहिर ने महंत की कोठी को भेंट किया था और महंत की कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां देखा था और वो देखकर दंग रह गए थे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या कर रहा है। तो डीसी आहिर महाशय ने तत्कालीन डायरेक्टर जनरल को खत लिखा था कि ये बुद्ध की महान विरासत को महंत के कोठी में क्यों दबा कर पड़ा हुआ है, इसका जल्द से जल्द खुदाई किया जाए और वहां की सारी धरोहर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने पोजीशन में ले। इसके बाद डीसी आहिर के पत्र को डायरेक्टर जनरल ने जवाब भेजा और उस खत में लिखा कि हम जल्द से जल्द महंत की कोठी की खुदाई करेंगे और वहां की सारी बुद्ध मूर्तियों को हम हमारे पोजीशन में लेंगे। डीसी आहिर साहब कहते हैं कि मैं दूसरी बार जब वहां गया और मैं आश्वस्त था कि डायरेक्टर जनरल ने मुझे जवाब दिया है और मुझे थैंक्स भी बोला है कि आपने ये बात हमारे नोटिस में लाई। अगली बार जब मैं वहां गया तो वैसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया और डायरेक्टर जनरल ने वैसा कार्य नहीं किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल महंत को डरता है, यह आश्चर्यजनक बात है। कैसे कहा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है ये स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, कैसे कहा जा सकता है? लोकतंत्र के नाम पर मजाक बना दिया गया है। हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया और हम लोगों ने एक अर्जी डाला आरटीआई के तहत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक अर्जी डाला। ये सारा विवाद हो रहा है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग चुप्पी साधे क्यों है? तो उधर से हमें जवाब आया कि वो पूरा एरिया, महाबोधि और उसके संलग्न पूरा एरिया भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में नहीं आता है और उस एक्ट में ऐसा प्रावधान है। तब हमें समझ में आ गया कि कितने चालाकी से ये कानून बनाया गया है और कितने चालाकी से आसपास में मंदिरों का नवनिर्माण किया जा रहा है। तो ये लड़ाई केवल प्रबंधन हाथ में लेने की नहीं है, बल्कि आसपास की सारी जगहों पर से ब्राह्मणों को खदेड़ने की जरूरत है। जो डायरेक्टर जनरल है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, उसको तो गधे पर बिठाकर दिल्ली में घुमाना चाहिए।
जो लिखित में दे रहा है कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, बोध गया के किसी भी जगह पर खुदाई करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बोध गया का मामला कितना गंभीर मामला है। एक सर्वोच्च संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हाथ खड़े कर रहा है। क्या महंत ब्राह्मण पुरातत्वज्ञ है? क्या महंत ब्राह्मण और समिति के लोग उसकी कोई नई चीज अगर वहां मिलेगी वो उत्खनन करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर को भी वह बंदिस्त कर दिया गया है। तो ये मामला जो है बहुत गंभीर मामला है और इस मामले को हमें बहुत गंभीरता से लड़ना है। इस वर्ष 1 मई को बिहार से ज्यादा संख्या में बिहार के लोगों को इसमें हमने पार्टिसिपेट करवाने की योजना बनाई और 1 मई को एक बड़े आंदोलन की उद्घोषणा हम करने वाले हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे बोध गया मुक्त नहीं हो सकता है, इसकी पूरी कार्य योजना हमारे पास है और उसकी पूरी रणनीति हमारे पास है। हम भी 1 मई का इंतजार कर रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा का इंतजार कर रहे हैं। तो भारी संख्या में, भारी तादाद में बिहार के लोग इसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं, अलग अलग जिलों से लोग इसमें आने वाले हैं। इस आंदोलन से दुश्मनों को डर लगा हुआ है और दुश्मनों को मदद करने के लिए कुछ दलाल लोग सक्रियता निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं उनका पतन हो गया है। उन दलाल, गद्दार, हरामखोर लोगों का पतन हो गया है। उनको समाज में जाकर मुंह दिखाने की तक उनकी औकात नहीं है। तो 1 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कराना है और इसकी तैयारी जोर शोर से हम लोगों ने शुरू कर दी है। बोध गया मुक्ति आंदोलन ये भारत को आजाद करने का आंदोलन है। धन्यवाद।